मैथ्स में रूटीन के टॉपिक तो सब पढ़ते हैं और सब पढ़ाते भी हैं। रूटीन के टॉपिक को लेकर के कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और रूटीन के टॉपिक पर हमारा अप्रोच क्लियर है तो उसमें उतनी समस्या नहीं होती है, क्योंकि आप लोग उस पर हमेशा हैबिचुअल रहते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि शब्द समस्याओं पर आधारित होते हैं, जिनको लेकर के कोई स्पेशल सेशन नहीं होता है। ये हमारे सभी टॉपिक का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें एवरेज भी इन्वॉल्व होता है, चाल दूरी समय भी इन्वॉल्व होता है, परसेंटेज भी इन्वॉल्व होता है, फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व होता है। स्पेशली इसके लिए अलग से जो है कोई चैप्टर डिसाइडेड नहीं होता है। लेकिन परीक्षाओं में 2 से 3 सवाल ऐसे आ जाते हैं जो कि हम कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं वह किस चैप्टर के हैं, और आप हमेशा उस पर कंफ्यूज होते हैं, उनके प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। यूपीपी री एग्जाम जो कि 30 और 31 अगस्त का अभी बचा हुआ है, उसको लेकर के मैंने यहाँ 5-7 सवालों का एक सेट बनाया है। आपको 15 से 20 मिनट के अंदर 5-6 क्वेश्चन मैं हल करवा दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। एक अप्रोच भी आपके अंदर डेवलप होगा, और साथ साथ अगर मान लो इन्हीं में से कोई प्रश्न आपको परीक्षा में दिख गया तो चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देर ना करते हुए हम इसकी शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट यही आपसे रहेगी कि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि एक कनेक्टिविटी हमारी आपस में बनी रहे। जब भी हम आपको किसी चीज़ के लिए, किसी मैथ्स की एक्टिविटी में शामिल करना चाहें तो आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो सके। आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि मीडियम हमारा हमेशा बना रहेगा। आइए अब उन प्रश्नों की बात किया जाए जिन प्रश्नों को लेकर के समस्याएं सच में होती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हम हिंदी में पढ़ते हैं और इस प्रश्न को अच्छे से रीड करिए और कंफर्म करिए। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा चलते हैं पिकनिक और 108 रुपए का टोटल हम लोग बजट बनाते हैं, उसी को ही हम लोग खर्च करके आएंगे। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं, मतलब 3 लोग पिकनिक पर आए नहीं, वो लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश, जिसके कारणवश शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े, मतलब उनको 3-3 रुपए ज्यादा देना पड़ा। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी और है, 2 अलग अलग बातें होती हैं। शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या कितनी थी या कितनी है, ये हम लोगों को ऐसे प्लान करना पड़ता है। इसके लिए आप ऐसे सोच लीजिए, जैसे हम लोग मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर एक किसी शादी में जाने की योजना बनाई और हमने एक कार हायर करी। कार का चार्ज टोटल 1500 रुपये था, या 2000 रुपये, चलिए मानते हैं कि 2000 रुपये था। 4 अगर दोस्त है, सबके हिस्से में 500 रुपये आएगा। एक आगे बैठ जाएगा, 3 लोग पीछे वाली सीट पर बैठ जाएंगे, कुल मिला के 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जिस दिन शादी में जाना था, भाई कार का चार्ज तो फिक्स है कि 2000 लेगा, चाहे 1 लोग बैठो चाहे 4 लोग बैठो। जिस दिन शादी में जाना हुआ उस दिन पता चला 2 लोग आए ही नहीं, तब उस 2000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो 2 ही लोग की जिम्मेदारी पड़ा, क्योंकि जो लोग नहीं आएंगे वो पैसा तो देंगे नहीं। अब जो आपको 500 रुपये अकेले हिस्से में देना था, अब 1-1000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों का भी भाग आपको चुकता करना पड़ेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इस प्रश्न को अगर नोटिस करिए तो कुल 108 रुपये का बजट है। इतना रुपए उन्होंने खाद्य सामग्री में खर्च करने का निर्णय लिया था। इसमें होता क्या कि अगर दोस्तों की संख्या n थी, मतलब यहाँ पर अगर उस पिकनिक पर जो दोस्त जाकर के पिकनिक मनाना चाहते थे उनकी संख्या n थी, अब यह संख्या n से 3 घट करके n-3 हो गई। मतलब यहाँ दोस्त पहले ज़्यादा थे तो उनके हिस्से का जो खर्च आता, वैल्यू आती है थोड़ी कम आती, लेकिन अब दोस्त की संख्या यहाँ पर कम हो गई तो उनके हिस्से में भी आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की बात आ गई, 3 रुपये अतिरिक्त खर्च करने की बात आ गई। अब आपको पता है कि जैसे अगर मान लो अगर 108 रुपये को हमें 10 लोगों में बांटना हो, या जैसे हम कहते हैं 10 दोस्त थे, 12 दोस्त थे, उस हिसाब से जो खर्च आएगा, जो हिस्सा आएगा, या उसके अलावा अगर कोई संख्या हम ले चलते हैं तो उसके हिसाब से कुछ और खर्च आएगा। मतलब हम ऐसे सोच कर देखते हैं कि हमने अगर मान लीजिए 1000 रुपये का बजट बनाया, 10 लोग हम लोग थे या 20 लोग हम लोग थे, तो 20 से हम भाग करेंगे तो प्रत्येक का पार्ट बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर 108 रुपये टोटल बजट है, जितने दोस्त थे अगर उससे भाग करेंगे तो प्रत्येक का हमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कि अगले एक हिस्से में कितनी हिस्सेदारी आएगी, कितनी जिम्मेदारी आएगी। अगर संख्या कम ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से जिम्मेदारी में भी फर्क पड़ेगा। हम अगर देखते हैं कि अगर दोस्तों की संख्या पहले n थी तो कुल कितना खर्च करना पड़ता, 108/n, अर्थात प्रत्येक के हिस्से में 108/n आता। लेकिन अगर दोस्तों की संख्या n-3 हो गई तो प्रत्येक के हिस्से में 108/n-3 खर्च आया, उनका पार्ट आया। ये वैल्यू उससे 3 क्या है बताइए, 3 यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 108/n-3 माइनस 108/n बराबर आप 3 कर सकते हैं। बट इस तरह से हल करना मतलब ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण फेस करना हो सकता है और ऐसे हल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप ऑप्शन पर चलिए और ऑप्शन पर भी उन संख्याओं पर ज़्यादा फोकस करिए जो संख्या 108 को पूरी तरह से काट दे, उसी संख्या पर फोकस करिए। जैसे हम 15 की बात करेंगे या यहाँ रख करके भी देखेंगे तो आपको सेट होता नजर आएगा। जैसे अगर 15 की बात करेंगे, 15 इस 108 को काट नहीं पाएगा, क्योंकि 108 15 के पहाड़े में नहीं आता है।
हम अगली संख्या देखो 12 को सिलेक्ट करते हैं। हमने सोचा कि चलो 108 रुपए थे, 12 दोस्त ने मिलकर के जाने की योजना बनाई, तो 12 9 108, प्रत्येक के हिस्से में 9 रुपए का कंट्रीब्यूशन आया। बट अगर दोस्तों की संख्या यहाँ पर 12 में से 3 घट करके 9 हो जाए और वही दोस्त आप मतलब वही टोटल अमाउंट आपका पहले से जो प्लान था अभी भी वही लगे, तो 9 से भाग देने पर अब यह संख्या 12 हो जाएगी। अर्थात आपने देखा, सॉरी यहाँ पर जो अमाउंट बनकर आया, तो देखिए ऐसे सोचिएगा, अगर 108 रुपए का बजट था, 12 दोस्त थे, तो प्रत्येक के हिस्से में 9 रुपए की जिम्मेदारी आ रही थी। अगर दोस्तों की संख्या 3 घट गई तो आपने देखा कि यहाँ पर उनका जो पार्ट था, कंट्रीब्यूशन था, वो 3 रुपए बढ़ गया। तो एकदम एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि यह संख्या यहाँ पर कितनी थी, 12 थी। अब इसमें एक डाउट बनता है सबके मन में, क्योंकि अगर हम 9 पर चलेंगे सेम उसी तरह से, अगर हम माने कि चलो दोस्तों की संख्या 9 थी, करेक्ट है, 9 थी, तो हम फिर उसी हिसाब से अगर देखिए 108 को हम 9 से भाग करते हैं तो 12 आएगा। लेकिन अगर हम 3 और कम करते हैं, 108 बटे हम लोग यहाँ पर 6 करते हैं, तो आप देखिए 6 के 6 होता है, 6 8 48, तो यहाँ से ज़्यादा संख्या हो जा रही। मतलब कुल मिला के ये तो श्योर हो चुका कि पहले दोस्तों की संख्या 12 थी, करेक्ट है। पहले वो जो लोग पिकनिक पर जाने की योजना बना रहे थे उनकी संख्या 12 थी। यहाँ पर एक डाउट बनता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर बताने में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसे एक शिफ्ट में आया था प्रश्न, उसमें भी लोग कंफ्यूजन में थे। प्रश्न ये था तब उस पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या कितनी थी, ये नहीं पूछा है वर्तमान में कितनी है, संख्या कितनी थी पूछा है कि अर्थात शुरुआत में कितने लोगों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई थी। तो बनाई थी क्या मतलब यहाँ पर उत्तर इसका 12 हो जाएगा। गलती से अगर इसमें 9 हम लोग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हाँ ये लिखा होता कि वर्तमान में कितने दोस्त पिकनिक पर गए, तो आप तब जरूर बता देते कि ये संख्या 9 है, क्योंकि यहाँ पर ये कन्फर्म था कि ये वर्तमान में तो 9 ही लोग गए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो प्लानिंग की थी वो 12 लोगों ने प्लानिंग की थी। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इस पैटर्न पर आप एकदम अप्रोच क्लियर रहिए जिससे गलती ना होने पाए। आप इस ट्रेडिशनल प्रोसेस से ना जा करके, जैसा मैंने बताया कि ऑप्शनल जाइए और इस अमाउंट को देखिए, वो जिससे कट रहा उसी हिसाब से आप लोग प्लान कर लीजिए, आपको खुद ही अपने आप आंसर कन्फर्म होता नजर आएगा। दूसरे प्रश्न पर चलिए। एक सिपाही, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप पढ़िए। एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है। आप भी जब सिपाही बनेंगे, देश के जो है जागरूक सिपाही, देश की रक्षा के हित में, तो आप भी चोर का पीछा करेंगे। कंडीशन ये है, जब चोर 10 कदम चलता है, चोर भागकर 10 कदम चलता है, तो सिपाही 8 ही कदम चल पाता है। तो अब एक डाउट मन में बन गया, इसका मतलब चोर को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन इसमें सोचिए, चोर बड़ा छोटा है, सिपाही थोड़ा हट्टा कट्टा है, इसलिए लिखा है कि सिपाही के 5 कदम, अगर सिपाही 5 ही कदम चलता है तो चोर के 7 कदम के बराबर वह दूरी तय कर लेता है। सिपाही तथा चोर की चालों में अनुपात हमको बताना है। ये तो तय है सिपाही की चाल ज्यादा होगी। अब यहां कंफर्म कर लीजिएगा, जो चोर है, पहले यहां सिपाही लिख देता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि हमको सिपाही और चोर की चालों में अनुपात बताना है, इसलिए आप लोग ध्यान से लिखिए इसको। सिपाही पहले क्या लिखा, सिपाही, और यहां लिखा मैंने चोर। सिपाही कितने कदम चलता है कंफर्म कर लीजिएगा, सिपाही 8 कदम चलता है, तब जब चोर 10 कदम चलता है, ये कंफर्म हो गया। कदम चलना मतलब एक प्रकार से स्पीड हो गई। और जो लेंथ है, लेंथ को थोड़ा कंफर्म करिए कि लेंथ कैसे कवर हो रही है। इसमें लिखा है सिपाही के 5 कदम, सिपाही को हमने यहाँ पर सिपाही को हम कैसे प्रेजेंट कर दे, पुलिस से प्रेजेंट कर देते हैं। पुलिस के जो 5 कदम हैं, पुलिस को जो 5 कदम है वो चोर के 10 कदम के बराबर हैं, ठीक है, 7 कदम के बराबर हैं। सिपाही के 5 कदम जो हैं, ध्यान से देखिएगा, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। इसका मतलब सिपाही का 1 कदम चोर के 7/5 कदम के बराबर होगा। और सिपाही कितने कदम चला है, 8 कदम। तो ये जो सिपाही का 8 कदम है, चोर के कितने कदम के बराबर होगा, 8 सते 56 बटे क्या लिख दें, 5 कदम। मतलब जब ये देखिए, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम, सिपाही का 1 कदम चोर के 7/5 कदम, सिपाही का 8 कदम, 8 सते 56 बटे 5 कदम चोर का। करेक्ट हो गई बातें। अब आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए। क्या सुनना है कि अब जैसे हमने लिखा 8 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 56/5 लिख सकता हूं कि नहीं, 56/5 मतलब उसने 8 कदम चल करके इतनी दूरी तय करी है। और चोर कितना है उसका वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को थोड़ा सा अगर रेशियो के हिसाब से हम सेट करें तो यह 56/56 रेशियो 50 हो जाएगा। 2 28 बार 56 होगा, 2 25 बार 50 होगा। अर्थात यहाँ पर जो रेशियो बनकर आएगा 28 रेशियो कितने का आएगा, 25 का। मतलब उनकी चालों में जो अनुपात होगा सिपाही और चोर के, वह 28 और 25 का रेशियो बनेगा। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा।
25 28 भी लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जिससे कन्फर्म हो जाए और इस तरह के प्रश्न आप कर पाएँ। मुझे भरोसा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। चलो, ये आपका कन्फर्म होता है, इस प्रश्न को भी आप नोट कर लें, तैयार कर लें। अगले प्रश्न पर देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया, कुछ कंकड़ ले लिए, उसका उपयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह एक समूह 1 था, उसको कंकड़ का 1/5 भाग दिया। कंकड़ों का 1/4 भाग समूह 2 को दिया और कंकड़ों का 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी को कंकड़ बांटने के बाद उसके पास अभी भी 26 कंकड़ शेष बचे हैं, तो वह कक्षा में कितने कंकड़ लाई थी? ये प्रश्न है। देखिए 3 प्रकार के ग्रुप हैं, आप नोटिस करिएगा। एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है और एक ग्रुप 3 है। 3 अलग अलग ग्रुप हैं। उसके पास कंकड़ों की अपनी एक संख्या थी। संख्या को हम 1 मानकर चल सकते हैं, 1 मानकर चल सकते हैं, या संख्या को हम ऐसी कोई वैल्यू मान लें जो कि 5, 4 और 3 से कट जाए। 5, 4 और 3 से कटने वाली एक संख्या 5 चौके 20 या 60 ले सकते हैं। आप लोग एक संख्या मान सकते हैं, कंकड़ों की संख्या 60 हो सकती है। 1 मान करके भी चल सकते हैं। 1 मानने पर देखिए क्या होगा। सबसे पहले 1/5 भाग गया समूह 1 को, 1/5 भाग, 1/4 भाग गया समूह 2 को, 1/4 हुआ, 1/3 भाग गया समूह 3 को। अगर जोड़ दें तो कितना भाग टोटल बढ़ गया? तब भी देखो एलसीएम 60 ही हुआ। 5 12 बार 60 होता है, 4 15 बार 60 होता है, 3 20 बार 60 होता है। सबको जोड़िए, 20 10 30 10 40, 47/60 हो गया। 47/60, अगर कंकड़ों की संख्या 60 थी तो 47 खत्म हो चुका है। अब इसने कहा कि अब भी उसके पास 26 कंकड़ शेष थे, तो यहाँ पर 60 से अगर 47 घटा दें तो 13/60 स्थिति उसके पास है, मतलब 13/60 कंकड़ भी उसके पास बचे हैं। जिसकी संख्या देख रहे हैं 26 है, तो 13 दूना 26 होता है और 1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120। अर्थात उसके पास कंकड़ों की संख्या स्टार्टिंग में जो लेकर आई थी वह 120 थी। तो 120 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इसका तरीका दूसरा भी हो सकता है, जैसा मैंने बताया किस तरह से भिन्न से भी जा सकते थे। नहीं तो देखिए ऐसे हम जाते, हम क्या करते, 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/3, तीनों के हर को देखते और एक ऐसी संख्या मान लेते जो सबसे कट जाती 60। मैंने बोला कि 60 कंकड़ थे। अब हमारे पास ग्रुप 1 था, ग्रुप 2 था और ग्रुप 3 था। अब देखिए हमने क्या किया, ऐसे सोचा, अगर हमने कहा ग्रुप 1 को 1/5 तो 5 से भाग करिए 12 कंकड़ दिया। ग्रुप 2 को 1/4, 4 से भाग करिए 15 कंकड़ दिया। ग्रुप 3 को ग्रुप सी है ना, तीसरा ग्रुप है, 1/3, 3 से भाग करिए 20 कंकड़ दिया। तीनों को जोड़ दीजिए तो यह संख्या किसके बराबर है? बोलिए, अभी किया था 47, मतलब 47 बढ़ चुके हैं 60 में से, तो अभी 13 बचे हैं। ये जो 13 बचे हैं किसके बराबर होंगे? 26 के बराबर होंगे। अगर 13 बराबर 26 है तो कुल कंकड़ों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कंफर्म किया था 60 ही टोटल अपने कंकड़ थे। 13 दूना 26 होता है, 60 दूना 120, अर्थात कुल कंकड़ों की संख्या 120 होगी। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। इस टाइप के कुछ प्रश्नों पर भी आपका कमांड होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करिए। 380 आमों को कुछ लड़कों और लड़कियों में बांटा गया, मतलब कुल आमों की संख्या कितनी थी? 380 थी। कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी, कितनी संख्या थी नहीं पता है। कहा है, पढ़िएगा प्रश्न को, लड़के और लड़कियों की संख्या 85 है। टोटल संख्या कितनी है? 85 है। प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम प्राप्त होते हैं, मतलब लड़कों को 4 आम दिए जाते हैं, लड़कियों को 5 आम दिए जाते हैं। तो लड़कों की संख्या आपको पता करनी है। 2 प्रकार से प्रश्न का सलूशन हो सकता है। एक तो जैसे ऐसे कि मान लो अगर कुल संख्या 85 है, 85 है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिला दीजिए, बॉयज एंड गर्ल्स। अगर हम कह दें लड़कों की संख्या चलो n है, मतलब एक ट्रेडिशनल तरीका, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 85 माइनस n हो जाएगी। आमों की बात किया जाए, लड़कों को 4 आम दिया, 4n कर दीजिए, लड़कियों को 5 आम दिया, 5 गुणे 85 माइनस n कर दीजिए, यह संख्या 380 होगी। हल कर डालिए, लड़कों की संख्या आ जाएगी। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ऑप्शन भी है, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। लड़कों की संख्या आप अपने हिसाब से एक मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर लड़कों की संख्या 15 मानी है तो लड़कियों की संख्या ऑटोमेटिकली यहाँ पर 70 हो जाएगा। 15 गुणे 4 करे, 70 गुणे 5 करे, जो भी वैल्यू हो, और यह वैल्यू अगर 380 के बराबर हो तो आपका आंसर वही है, करेक्ट है। एक इसका प्रोसीजर होता है एलिगेशन का, अभी हम ऑप्शन से भी करके दिखाते हैं एलिगेशन का। एलिगेशन कैसे किया जाता है? बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का हम रेशियो बना दें। हमने कहा लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं बताओ? 80। कितने हैं? 85 हैं, करेक्ट। हमने कहा अच्छा लड़कों को कितने आम दिए जा रहे हैं? 4 आम। लड़कों को 4 आम, लड़कियों को कितने आम? 5 आम। हमने कहा चलो सब के सब 85 मान लो लड़के हैं,
अगर मान लो जितने 85 हैं, इसने कहा था लड़के और लड़कियां मिलाकर हैं, हमने कहा मानो सारे के सारे लड़के थे। अगर सारे के सारे लड़के थे, एक लड़के को 4 आम देते हैं तो 85 आम, 85 लड़कों में कितने आम बंटते? 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 32 दो 34, 340 आम बंटते। अगर हमने कहा नहीं सब के सब लड़कियां हैं तो 85 को 5 से गुणा कर देते, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 2 42। लेकिन हमको ना ए आम दिख रहा है टोटल ना या, क्योंकि आम तो 380 है, तो हमने इसको 380 बीच में कर दिया। अब एलिगेशन लगा दें, यहाँ से लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात डेवलप हो जाएगा। एलिगेशन लगाइए, यहाँ डिफरेंस 40 आएगा और यहाँ पर डिफरेंस आपका 45 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जब रेशियो, यही रेशियो है, यही लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। 5 अठे 40 होता है, 5 9 45 होता है, 9 8 कितना होता है? अनुपाती पदों को जोड़िए 17, 17 बराबर टोटल संख्या कितनी है? 85। 1 बराबर क्या कर दो? 5। लड़कों की संख्या 9 पचे 45, 9 पचे 45। लड़कियों की पूछा होता 8 पंचे 40। इसके लिए हमसे जैसे लड़कों की संख्या पूछा था तो राइट सोल्यूशन 45 होगा, इसका 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कराना हो करा दीजिए। अगर लड़कों की संख्या 45 है तो पक्का लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 85 घटा दें 40 होगी। लड़कों में हम क्या कर दें कि लड़कों में हम लोग यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, लड़कों में हम क्या करते हैं, 4 आम देते हैं तो 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा करेंगे 45 होके 180 हो जाएगा। लड़कियों को अगर हम 5 आम देते हैं तो 5 से गुणा कर दें 200 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया 380 हो जाएगा। ऐसे भी मैंने कहा ना ऑप्शन से भी वेरीफाई किया जा सकता था। मुझे भरोसा है कि आपको समझ में सब चीज़ें आ गई होंगी, कन्फर्म हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अच्छा प्रश्न था, इस प्रश्न को भी ऐसे तैयार कर लीजिए। अगला देखिए, ये प्रश्न तो आपको 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में दिखा था, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रश्न को और क्लियर करना जरूरी है। आपको इस पैटर्न का अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको कन्फर्म किए रहिए। कार्तिक की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। कार्तिक कहता है मेरे हिसाब से, देखिए कार्तिक है, कार्तिक कहता है मेरे हिसाब से मेरा वजन 55 से ज़्यादा है, 55 से ज़्यादा है लेकिन 62 से कम है। समझ गए ना, 55 से ज़्यादा 62 से कम, मतलब कार्तिक के हिसाब से उसका वजन 56 हो सकता है, 57, 58, 59, 60, 61 हो सकता है। करेक्ट। अब देखिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली लाइन को पढ़िए जो लिखा है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कार्तिक से सहमत नहीं है और वो कहते हैं कार्तिक भाई तुम्हारा वजन 50 किलो से ज़्यादा लेकिन 60 से कम है। उसके फादर है, देखो फादर क्या कहते हैं, नहीं तुम्हारा वजन 50 से ज़्यादा है, हाँ 50 से ग्रेटर है लेकिन 60 से कम है। 60 से क्या है? कम है। ना 50 है ना 60 है, 50 से ज़्यादा है 60 से कम है। फिर उसकी बहन आती है, बहन कहती नहीं, देखिए ध्यान से, बहन आती है, बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। उसकी सिस्टर आती है और कहती है उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 58 हो सकता है लेकिन 58 से ज़्यादा नहीं होगा, 58 से कम ही होगा। अब हमसे कहा यदि सभी अपने अनुमान में सही हो, सबके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सही हैं, तो कार्तिक के, पढ़िए आगे, कार्तिक के विभिन्न संभावित भागों का औसत क्या है। सबसे पहले कार्तिक के हिसाब से संभावना क्या क्या थी? कार्तिक के हिसाब से संभावना 56, 57, 58, 59, 60, 61 थी। ठीक है, 61 थी। उसके उनके पिताजी के हिसाब से 51 था, 51 से लेकर के 59 था, 51 से लेकर के 59 था। बट बहन की बात किया जाए तो 58 हो सकता था, बट 58 से बिलो 57 हो सकता था, 56 हो सकता था, 55 हो सकता था। ठीक है, 55 हो सकता था, नहीं हो सकता था। क्यों? बहन के हिसाब से हो सकता था लेकिन कार्तिक के हिसाब से नहीं, क्योंकि कार्तिक ने कहा था 55 के ऊपर होना चाहिए। तो अगर बहन के हिसाब से चले और उनके भाई के हिसाब से, तो मतलब ये तीनों उम्र हो सकती, ये तीनों भार हो सकता था, 56, 57, 58, जो तीनों के लिए सहमत हैं। कार्तिक के लिए भी सहमत है, उनके पिताजी के लिए, उनकी बहन के लिए भी सहमत हैं। तो 3 ऐसे भार थे जो कि 56, 57, 58 हैं। कितने हैं? 56 हैं, 57 हैं, 58 हैं। ये 3 भार हैं जो तीनों भार प्रत्येक के लिए सहमति में आ रहे हैं, अर्थात वह कोई मतलब कोई के लिए गलत नहीं है। हमसे कहा इन तीनों भारों का आपको क्या करना है? औसत निकालना है। औसत निकालने का मतलब होता है योग बटा संख्या। और ध्यान दीजिए, औसत मतलब अगर हम जोड़ के चले, भाग करें नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब क्रमिक डिफरेंस हो, एक एक का डिफरेंस है, तो आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर सकते हो। वैसे भी जब क्रमिक हो और ऑड टर्म हो तो बीच की वैल्यू ही एवरेज है, अर्थात 57 यहाँ पर एवरेज है, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 57 यहाँ पर एवरेज है, वही इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न को भी दिया गया था, इसमें भी थोड़ा सा डाउट लोग को बनता है, ध्यान से पढ़िए क्या है। ये भी उसी 25 के सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू करता है, उसकी काउंटिंग ही 100 नंबर से होती है। प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल करता है। जब एक दौर होता है, एक स्टेप होता है, तो या तो अंक हासिल करता है या तो खो देता है। जैसे आप एग्जाम जब देते हैं तो या तो आपको नंबर मिलता है पॉजिटिवली या तो नेगेटिव से घट जाता है। 5 राउंड होते हैं। एलिस एक पर्सन है जिसको 130 अंक मिलते हैं, बॉब को 90 ही मिलता है, चार्ली को 120 मिलता है, डेविड को 110 मिलता है। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक हासिल किए हों, अंतिम 2 राउंड में उसके अंक कितने हैं? तो कुल मिला के यहाँ पर केवल हमको काम करना है डेविड को लेकर के, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। डेविड के अंक की बात किया जाए, भाई शुरुआत तो 100 से ही होगा। 5 राउंड की बात है, उसने कहा पहले 3 राउंड में डेविड को 30 अंक मिले, इसका मतलब उसका अंक 30 जुड़ करके 3 राउंड में 130 होना चाहिए। लेकिन अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गंवाए? लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि उसको जो अंक मिले हैं ना 110 ही प्राप्त हो पाए, 110 हो पाए हैं। तो इसका मतलब 130 से अगर वह 20 कम करेगा तभी तो जाकर के 110 प्राप्त होगा। इसका मतलब उसने पहले 3 राउंड में तो चलो उसने 30 अंक अर्जित कर लिए, 30 अंक हासिल करके 130 पर वह पहुंच गया, लेकिन अगले 2 राउंड में वह 20 अंक गंवाएगा तभी जाकर के उसका फाइनल अमाउंट 110 होगा। इस हिसाब से कितने अंक गंवाए हैं? 20 अंक गंवाए हैं। अंतिम 2 राउंड में उसने 20 अंक गंवाए हैं, तब जाकर के वह 110 पर ही रुक पाया, नहीं तो आप देख पाते वह उसको 130 प्राप्त हो जाता। ठीक है, इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर 20 होगा, जो कि यहाँ पर पूछा गया था उसने अंतिम 2 राउंड में कितने अंक गंवाए। तो मुझे भरोसा है कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, सभी प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के प्रश्नों पर अपना फोकस बनाइए, कमांड बनाइए, जिससे कि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में दिखे तो उसमें दिक्कत किसी प्रकार की ना होने पाए। चलिए, मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष और प्रयास आपके लिए हमेशा है और हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने पेपर में सबसे बेहतर करके आइए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हो उसको ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे आगे कनेक्टिविटी हमारी आपकी बनी रहे। थैंक यू सो मच।